सो हेलो एवरीबॉडी। फिर से आज एक नया क्लास जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट बेसिकली रिलेटेड टू नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरीज और डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। ये होता क्या है? ये इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो इससे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नॉर्मल रेसिडेंट अब होता क्या है? ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिडेंट भी बोलते हैं। होता है क्या, इसको समझते हैं। तो एक रेसिडेंट कोई भी इंसान हो सकता है या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, रेसिडेंट कोई भी एक इंसान हो सकता है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जो कि एक कंट्री में रहता है, जो कि एक कंट्री में रहता है और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उसी कंट्री के लिए होता है। अभी इसको अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो समझ सकते हैं कैसे? जैसे कि आप लोग या फिर आपके फादर, ठीक है, पकड़ लो आपका नाम राहुल है। ठीक है, आपके फादर होंगे और मदर होंगे। ठीक है, अभी इन दोनों में से कोई भी एक बंदा काम करेगा। ठीक है, इन दोनों बंदा में से कोई भी काम करेगा। अभी समझने वाला क्या चीज़ है, मैंने क्या बोला था? नॉर्मल रेसिडेंट वो बंदा होता है जो कि एक कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए होता है। अभी सोच लो तुम्हारा फादर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, योर फादर इज डूइंग ए जॉब। फादर क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। ठीक है, फादर इज डूइंग ए जॉब। जॉब कर रहे हैं, पकड़ो अभी तुम लोग इंडिया में हो, इंडिया में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो फादर तुम्हारे किस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं? फादर किस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं? इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। मतलब फादर का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कौन सी कंट्री में? फादर किस कंट्री में रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं। तो आपके फादर क्या होंगे? एक रेसिडेंट होंगे उस कंट्री के। मतलब अगर कोई भी एक बंदा एक कंट्री में रहता है और उस कंट्री से वो कमाता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है उस कंट्री के लिए। ठीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट उस कंट्री में होना पड़ेगा जिस कंट्री में वो बंदा रह रहा है। जैसे कि आपके फादर इंडिया में जॉब कर रहे हैं, तो अगर इंडिया में जॉब कर रहे हैं मतलब आपका फादर का इंटरेस्ट किस कंट्री में है? इंडिया में है। तो डेट मीन्स योर फादर इज ए नॉर्मल रेसिडेंट। ठीक है, अभी इसमें फिर से कुछ एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है कि उस बंदे को जो जो रेसिडेंट होता है ना, उस बंदे को एक साल से ज्यादा उस कंट्री में रहना पड़ता है। अभी आपके फादर को अगर रेसिडेंट बनना है तो पहला कंडीशन क्या है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना पड़ेगा जिस कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना पड़ेगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या है? उनको मोर देन 1 ईयर उस कंट्री में रहना पड़ेगा। मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये दो कंडीशन जब फुलफिल होता है तो वो बंदा उस कंट्री के लिए क्या हो जाता है? रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, उस बंदा उस कंट्री के लिए क्या हो जाता है? रेसिडेंट हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट हम लोग उसको नॉर्मल रेसिडेंट भी बोल सकते हैं या फिर रेसिडेंट भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए नॉर्मल रेसिडेंट और रेसिडेंट के बीच में। रेसिडेंट एक ऐसा बंदा है जो एक कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए है। जैसे कि आपके फादर है, जॉब कर रहे हैं। जॉब कहाँ कर रहे हैं? इंडिया में कर रहे हैं ना, तो सैलरी इंडिया में ही मिलेगा फादर को। तो फादर भी आपके कंट्री में मतलब इंडिया कंट्री में काम कर रहे हैं। अब जब इंडिया में कर रहे हैं मतलब फादर का मेन इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? इंडिया में। दैट मीन्स योर फादर इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी उसके साथ और एक कंडीशन फुलफिल क्या होना पड़ेगा कि आपके पिताजी या फादर को उस कंट्री में एक साल से ज्यादा रहना पड़ेगा। आपके फादर को अगर रेसिडेंट बनना है, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना पड़ेगा उस कंट्री का, और अपार्ट फ्रॉम दैट उस आपके फादर को मोर देन 1 ईयर या फिर एक साल से ज्यादा उस कंट्री में रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? अभी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, INT। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अभी ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है अर्निंग। जैसे कि मैंने बताया आपके फादर इंडिया में काम कर रहे हैं, मतलब इंडिया में कमा रहे हैं ना, दैट मीन्स इज ए रेसिडेंट। फिर स्पेंडिंग। अभी अगर आपके फादर को अर्निंग होगा मतलब पैसा मिलेगा तो फादर आपके खर्च करेंगे। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, अभी आपका स्कूल का फीस पे करेंगे, फिर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए वही वीडियो देख रहे हो उस मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा देंगे। तो इसी कंट्री में वो पैसा स्पेंड हो रहा है। ठीक है, या फिर एक्यूमुलेशन।
ठीक है। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना। आपके फादर सेविंग भी करते होंगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ये तीन चीज आता है कि वो बंदा उस कंट्री में उसको कमाना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा, या फिर उसको जमा करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है ये हो गया नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये है एक बंदा जिस कंट्री में रहता है उसको उस कंट्री का ऊपर उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जिस कंट्री में वो कमा रहा है, खर्च कर रहा है या जमा कर रहा है, और उस कंट्री में उसको 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा, तब वो उस कंट्री के लिए क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट की कहानी खत्म। अभी आता है डोमेस्टिक टेरिटरीज। ठीक है, अभी आता है डोमेस्टिक टेरिटरीज। सो डोमेस्टिक टेरिटरी को मैं इजीली अगर समझाऊं तो इसमें तीन बेसिक चीज है। ठीक है, पहला चीज है टेरिटरी लाइन। ठीक है, तो पहला है टेरिटरी लाइन विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पहला पार्ट है। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपका पकड़ लो, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है आपका, दिस इज इंडिया। और ये पकड़ लो, ये है आपका यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अभी इंडिया में स्टेट्स होंगे बहुत सारे, वेरियस स्टेट्स होंगे, बहुत सारे स्टेट्स होंगे। ठीक है, स्टेट्स है हम लोग के इंडिया में। अभी ये कंट्री क्या है कि पूरा कंट्री का बाहर, ये बाहर बाहर वाला फॉर्म क्या है, इट इज बाउंड्री। ठीक है, इट इज बाउंड्री। अभी इस बाउंड्री के अंदर जितने भी स्टेट्स है ये सब डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वही होता है जो कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज का अंदर में रहता है किसी भी कंट्री का। अभी ये पूरा एक इंडिया का कंट्री है। ठीक है, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है वो सब स्टेट्स क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। वो इंडिया के बाहर नहीं है, इंडिया के अंदर ही है। अगर कोई भी स्टेट अगर यूएसए में रहता है तो वो हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। क्यों नहीं है, कॉज वो इंडिया में नहीं है, वो किसी अलग कंट्री का स्टेट है। सो वो हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बन सकता। उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बनने के लिए हमारे कंट्री के अंदर ही रहना पड़ेगा, तभी वो हम इंडिया के लिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, ये पहला एक कंडीशन है। उसके बाद नंबर 2, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। ठीक है, शिप और एयरक्राफ्ट। अभी पकड़ लो, ये इंडिया कंट्री है, ये यूएसए कंट्री है। ठीक है, अभी कोई भी आप फ्लाइट का एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं लूंगा अभी एयर एशिया। ठीक है, एयर एशिया। अभी ये एयर एशिया जा रहा है यूएसए। ठीक है, ये एयर एशिया कहा गया, यूएसए। इंडिया का प्लेन था, ये प्लेन किसका था, इंडिया का था। ठीक है, ये प्लेन किसका था, इंडिया का था। इंडिया से वो कौन सा कंट्री में गया, यूएसए गया। ये जो प्लेन जो इंडिया से यूएसए गया, ये किसका पार्ट है, ये ओरिजिनली किसका पार्ट है, इंडिया का पार्ट है ना। दैट मीन्स ये जो फ्लाइट होगा ये भी आपका क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, जो कि इंडिया के बीच में जो भी फ्लाइट्स चलता है तो अदर कंट्रीज वो रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया से यूएसए जा रहा है, लेकिन वो किस कंट्री के अंदर में काम कर रहा है, वो इंडिया के अंदर में काम कर रहा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा उस फ्लाइट का, वो होगा इंडिया।
ठीक है। वो ओरिजिनली फ्लाइट किसका है, इंडिया का है ना। तो इंडिया से यूएसए गया, फ्लाइट किसका था, इंडिया का था। तो ये एयर एशिया किस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में आएगा, ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में आएगा, ये यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। कॉज ये यूएसए का प्लेन नहीं है, ये किसका प्लेन है, इंडिया का प्लेन है। ठीक है, ये एक चीज होता है। पहला वाला समझ में आ गया होगा। किसी भी एक पॉलिटिकल बाउंड्री का अंदर जितना भी स्टेट्स होंगे तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। फिर आते हैं शिप्स और एयरक्राफ्ट। अगर हम लोग के इंडिया से, इंडिया का प्लेन अगर किसी फॉरेन कंट्री में गया तो वो किसमें मतलब कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में आएगा, जिस कंट्री से वो प्लेन गया है, जैसे कि इंडिया, वो इंडिया का प्लेन है तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद एक आता है लास्ट पॉइंट, जो कि आता है आपका एम्बेसीज। ठीक है, उसमें आता है आपका एम्बेसी। अभी एम्बेसी क्या होता है, ठीक है, अभी एम्बेसी क्या होता है। जब भी आपको वीजा वगैरह का जरूरत पड़ता है ना, जब भी आप लोग किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो, जब भी आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आप लोग को वीजा का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वीजा। तो वीजा एक बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंट्री में रहने के लिए। ठीक है, वो परमिशन है जिससे आप उस कंट्री में रह सकते हो। तो ये एम्बेसी क्या करता है, ये वीजा अप्रूव कराता है। अभी इंडिया में हर कंट्री का एम्बेसी है। ठीक है, इंडिया में हम लोग का हर कंट्री, आपको जिस कंट्री में जाना है उस सब कंट्री का एम्बेसी हम लोग का इंडिया में होता है। सेम चीज बाहर भी चलता है। यूएसए में भी हम लोग का इंडिया का एम्बेसी उधर पे रहेगा, और इंडिया में भी यूएसए का एम्बेसी रहेगा। इंडिया में यूएसए का एम्बेसी और यूएसए में इंडिया का एम्बेसी। ठीक है। अभी अभी इसको समझने के लिए कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का अंदर में आता है या नहीं आता है, तो इसको समझने के लिए क्या होता है, इंडिया जो जो इंडियन एम्बेसी होता है, इंडियन एम्बेसी जो जो होता है अलग अलग कंट्री में, जैसे कि रशिया में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, या फिर अदर कंट्री में हो सकता है, वो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। ठीक है, जो जो एम्बेसीज रशिया में है, मतलब इंडिया का एम्बेसीज जो जो रशिया में है, अमेरिका में है, या फिर अदर कंट्रीज में है, वो हम लोग का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्यों पार्ट होगा, वो इंडिया का एक हिस्सा है ना, वो एक इंडिया का हिस्सा है जो कि अलग कंट्री में बैठ के क्या कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है। ठीक है, वो एक इंडिया का हिस्सा है जो कि इंडिया के लिए वो काम कर रहा है। जैसे कि तुम यूएसए में, अब तुमको वीजा चाहिए तो तुम एम्बेसी जाएगा। ठीक है, अब एम्बेसी लोग क्या करेगा, वो इंडियन एम्बेसी होगा। जैसे ही तुम इंडियन एम्बेसी में जाएगा, उधर पे आप तुमको पूछा जाएगा कि तुम कितने दिन के लिए इंडिया जाओगे, तो वो किन के लिए काम कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए कर रहे हैं, ताकि यूएसए से बंदा इंडिया जा पाए। मतलब उनके लिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा, इंडिया होगा। तो एम्बेसी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। तो ये तीन चीज रहता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, जो कि आता है पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, फिर आता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, फिर आता है एम्बेसी। एम्बेसी में समझ में आ गया होगा, एम्बेसी क्या होता है, जिस जहाँ पे वीजा आप लोग को मिलता है किसी भी कंट्री में रहने का परमिशन। तो अलग अलग कंट्री में वीजा हम लोग के एम्बेसी रहते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में हम लोग का एम्बेसी रहता है। जैसे कि इंडिया में यूएसए का एम्बेसी होगा और यूएसए में इंडिया का एम्बेसी होगा। अगर कोई भी बंदा यूएसए से इंडिया में आना चाहता है तो उसको यूएसए में इंडियन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, फिर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रूव होके उसके पास आएगा। लेकिन जिस एम्बेसी में जाएगा वो तो इंडिया का एम्बेसी था ना यूएसए में, तो वो लोग बंदा लोग किसके लिए काम कर रहा है, वो लोग इंडिया के लिए कर रहा है। तो उनके लिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा, इंडिया होगा, और यूएसए वो लोग के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया एम्बेसी वाला कॉन्सेप्ट, और ये होगा डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया होगा। तो मैंने पढ़ा है आज नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, ये दो चीज है। अभी दूसरा स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप। ये दोनों को पहले समझेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो अभी आता हूँ मैं सिटीजन और रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट में, जो कि दोनों अलग अलग है। बहुत लोग इसको मिक्स कर देते हैं, लेकिन इसका दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि अभी मैं सिटीजन का ऊपर में बोलूँ तो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस कंट्री के सिटीजन हो, तो आप क्या बोलोगे, आप बेसिकली बोलोगे इंडिया। तो सिटीजन मतलब ऐसा होता है, जिस कंट्री में तुम जन्म लेते हो, जिस कंट्री में तुम रहते हो, या फिर रहते नहीं हो, जिस कंट्री में तुम जन्म लेते हो, तो तुम उस कंट्री के क्या हो जाते हो, सिटीजन हो जाते हो। ठीक है, उस देश के नागरिक बन जाते हो, यू आर ए सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। जिस कंट्री में तुम जन्म होते हो वही कंट्री तुम्हारे लिए क्या हो जाता है, वही कंट्री में तुम्हारा क्या हो जाता है, सिटीजनशिप तुमको मिल जाता है।
तो सिटीजनशिप जो होता है ये बेसिकली एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड होता है तुम किस जगह पे जन्मे हो, ठीक है, किस जगह पे जन्मे हो। जैसे कि तुम इंडिया में जन्मे हो तो तुम किस कंट्री के सिटीजन हुए, तुम लोग इंडिया के सिटीजन हुए। अगर उसी सेंस में अगर तुम यूएसए मतलब तुम्हारा बर्थ हुआ है तो तुम यूएस के सिटीजन होंगे। अगर तुम पेरिस में जन्म हो तो तुम पेरिस के सिटीजन होंगे, ठीक है। तो ऐसा चीज हो, जिस कंट्री में बंदा मतलब जन्म लेता है तो उसी कंट्री का वो क्या बन जाता है, सिटीजन बन जाता है। अभी रेसिडेंट थोड़ा अलग होता है। रेसिडेंट क्या होता है, देखो अभी तुम इधर पे बर्थ हुआ तुम्हारा, तुम इंडिया का सिटीजन है। अगर उसी चीज में तुम किसी और कंट्री में काम करने चला गया, ठीक है, तुम किसी और कंट्री में काम करने चला गया तो उसी कंट्री के लिए तुम क्या हो जाएगा, तुम एक रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग रेसिडेंट वाले कॉन्सेप्ट में समझा था क्या, कि रेसिडेंट एक ऐसा बंदा है, रेसिडेंट एक ऐसा बंदा है जिसको वो एक कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री का ऊपर होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है वो जो कमा रहा है, अपना खर्च कर रहा है या फिर जमा कर रहा है। जैसे कि तुम जन्मा इधर पे तो तुम इंडिया का सिटीजन हो गया, अभी तुम बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा हो गया तुम बहुत बड़ा इंसान बन गया, तुम यूएसए चला गया, अब तुम यूएसए में जॉब करते हैं। अभी तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री के लिए होगा, यूएसए के लिए होगा ना। तुम यूएसए में कमाएगा, यूएसए में खर्च करेगा, यूएसए में जमा करेगा। तो तब इन दैट सेंस क्या हो जाएगा, तो तुम अपने कंट्री के लिए सिटीजन हो जाएगा और उसी सेंस में तुम एक रेसिडेंट भी हो जाएगा। तो रेसिडेंट का मतलब यही होता है कि एक बंदा अगर किसी कंट्री में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री के लिए है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक बंदा सिटीजनशिप के साथ एक रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि तुम इस कंट्री में बर्थ हुआ तो तुम इस कंट्री का सिटीजन हो गया, अब तुम बड़ा होकर तुम फॉरेन चला गया, फॉरेन में रह रहा है तो फॉरेन में तुम क्या हो गया, एक रेसिडेंट हो गया। तो ये दोनों का डिफरेंस है। सिटीजन मतलब उसी कंट्री में जन्म होना, जिस कंट्री में तुम है तो उसी कंट्री का तुमको सिटीजनशिप मिल जाएगा। अगर तुम यूएसए में, यूएसए में तुम्हारा बर्थ हो गया तो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। और अगर तुम इंडिया में जन्म हो गया तो विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड अदरवाइज रेसिडेंट में क्या होता है, रेसिडेंट में अगर तुम्हारा जिस कंट्री में तुम है तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री के लिए है। जैसे कि अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है स्पेंडिंग, कंजम्पशन और एक्यूमुलेशन, मतलब उसी कंट्री में तुम्हारा रहना पड़ता है। मतलब अभी बोलने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक सिटीजन एक रेसिडेंट भी बन सकता है, ठीक है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। तो आप लोग अपने पिक्चर में देख पा रहे हो कि सिटीजन और रेसिडेंट का डिफरेंस देखे रखा है। तो सिटीजनशिप मैंने क्या बोला था, एक बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट होता है वो जो कि बेस करता है किसके ऊपर, जिस प्लेस पे आप बर्थ हुए हो। अगर आप इंडिया में बर्थ हुए हो तो आप उसी कंट्री के लिए क्या बन जाओगे, सिटीजन बन जाओगे। अभी उसके बाद रेसिडेंट में क्या आता है, रेसिडेंट में वो आता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप जिस सोच लीजिए आप यूएसए में रह रहे हो, ठीक है, आप यूएसए में रह रहे हो। अभी यूएसए में रह के आप नौकरी कर रहे हो तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस कंट्री के लिए, आप किस कंट्री में कमा रहे हो, यूएसए में कमा रहे हो ना। तो डेट मीन्स यू आर ए रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। फिर सिटीजनशिप में क्या होता है, सिटीजन को वोट करने का अधिकार मिलता है। जैसे कि आपके पापा लोग वोट करते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्शन वगैरह होता है तो वोट करना पड़ता है, वैसे ही आप लोग भी करोगे 18 साल होने के बाद। सो सिटीजन के पास वोट करने का अधिकार होता है, लेकिन रेसिडेंट के पास वोट करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, लेकिन सिटीजन हैज द राइट टू वोट, सिटीजन वोट कर सकता है। उसके बाद रेसिडेंट क्या होता है, एक बंदा हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसका जो सेंटर होता है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में होना चाहिए, उसी मतलब टेरिटरी में होना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जिस कंट्री में रह रहे हो उसी कंट्री का अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो यू विल बी ए रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। उसके बाद एनआरआई जो होता है, मैंने बताया था कि एनआरआई क्या होता है, एक सिटीजन भी होता है फिर एक रेसिडेंट भी होता है। तो जैसे कि तुमने पढ़ाई लिखाई कर लिया इस कंट्री में, ठीक है, तुम सिटीजन हो अभी इस कंट्री के लिए, फिर तुमको यूएसए में जॉब लग गया। अब यूएसए में जब जाओगे तो काम कहाँ करोगे, यूएसए में करोगे ना। तो डेट मीन्स यू आर डूइंग ए जॉब फॉर एन अदर कंट्री। तो उस कंट्री में तुम्हारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहेगा, मतलब उसी कंट्री में तुम कमाओगे, खर्च करोगे या जमा करोगे। दैट मीन्स यू हैव बिकम एन एनआरआई। मतलब अभी एनआरआई का मतलब मैंने बोल दिया, नॉन रेसिडेंट इंडियन। तुम जन्म हुआ अपनी कंट्री में इंडिया में, लेकिन काम कहाँ कर रहे हो, किसी अलग के कंट्री में। दैट मीन्स यू आर ए रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री। ऑन द अदर हैंड यू आर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। तो ये दोनों चीज है जो सिटीजन और रेसिडेंट को डिफरेंशिएट करता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें पूरा पिन पॉइंट देके रखा है मैंने, समझा दिया अच्छे से। अगर डाउट रहे तो यू कैन कमेंट
और मैं आई एम देयर टू सॉल्व योर, और इसका नोट्स मैं आपका ब्लॉग में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो, लिंक नीचे ही रहेगा, तो कोई इशू वाला बात नहीं है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे वो होगा थोड़ा एग्रीगेट्स के ऊपर, जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब चीज़ अभी जानना है हम लोग को। तो धीरे धीरे अभी इसको शुरू करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। जो कि बेसिक हम लोग का था रेसिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप का डिफरेंस और उसका एक्सप्लेनेशन, जो कि समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, बस इतना ही। अगर डाउट रहे तो कमेंट कर दीजिएगा। तो इतना ही रखता हूँ आज के लिए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।